21। काफ़ी बच्चों को इसमें तकलीफ होती है। सबसे सिंपल इंडेक्स है, इट इज़ वेरी सिंपल। इस पर क्वेश्चन आया तो पहले उठने का, डांस करने का और फिर सॉल्व करने का। आओ कराता हूँ। सबसे पहले इसमें पढ़ना क्या है, इस पूरे चैप्टर को 3-4 पार्ट में डिवाइड कर देना। सबसे पहले कुछ भी पार्ट डिवाइड करो उसके पहले कुछ बेसिक डेफिनेशन सीख लो। 3 डेफिनेशन है। पहला, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरेन करेंसी। अपनी करेंसी छोड़ के बाकी सारे करेंसी फॉरेन करेंसी। कोई तुमको तुम्हारी गर्लफ्रेंड पूछे दीदी मतलब क्या, तो बोलने का अपनी गर्लफ्रेंड छोड़ के बाकी सारी लड़कियां दीदी। वैसे ही अपनी करेंसी छोड़ के बाकी सारी करेंसी फॉरेन करेंसी। फिर आएगा फंक्शनल करेंसी। तुम्हारी मेन करेंसी, इसको फंक्शनल करेंसी बोलते हैं। अब फंक्शनल करेंसी कौन सी है कैसे मालूम पड़ेगा? इट इज द करेंसी ऑफ प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। मतलब उसके लिए इंडिकेटर्स है, प्राइमरी इंडिकेटर, सेकेंडरी इंडिकेटर। रट्टा मार के जाने का 5 मार्क का क्वेश्चन आया थियरी में तो आ सकता है, क्वेश्चन नंबर 6 वाले पार्ट में, ठीक है, 4 या 5 मार्क का आ सकता है। तो फंक्शनल करेंसी नॉर्मली जैसे मैं इंडिया में पढ़ाता हूँ, इंडिया में सारे स्टूडेंट है मेरे, तो मेरी फंक्शनल करेंसी होगी रुपीज, सिंपल। तो फंक्शनल करेंसी इज द करेंसी ऑफ ए प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। उसके बाद प्रेजेंटेशन करेंसी, जिस करेंसी में आप फाइनेंशियल्स प्रेजेंट करोगे उसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन करेंसी। अब आप बोलोगे सर प्रेजेंटेशन करेंसी तो मेरी कौन सी रहेगी? प्रेजेंटेशन करेंसी तो मेरी रुपीज ही रहेगी ना सर, इसमें क्या रॉकेट साइंस है? नहीं नहीं, नॉट नेसेसरी। कभी कभी आपको प्रेजेंटेशन किसी और करेंसी में करना पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल देखो इधर, सपोज अगर मैं मेरी प्रेजेंटेशन की बात करूं तो मैं तो रुपीज में प्रेजेंट करूंगा। कभी कभी क्या होता है, मान लो मेरा पेरेंट यूएस में है, तो मेरा पेरेंट बोलता है तेरे फाइनेंशियल यूएस के हिसाब से भी भेजना, तो मुझे कभी कभी प्रेजेंटेशन फॉरेन करेंसी में भी करना पड़ता है। तो प्रेजेंटेशन आप फंक्शनल करेंसी में भी कर सकते हो, फॉरेन करेंसी में भी कर सकते हो, बराबर। तो जिस करेंसी में आप फाइनेंशियल बना रहे हो उसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन करेंसी। सबको समझा? यस सर, ये बेसिक चीज हो गया। अब चैप्टर का फर्स्ट पार्ट, ठीक है, ये तो बेसिक फंडामेंटल्स हो गए। अब आएगा चैप्टर का फर्स्ट पार्ट, ट्रांजैक्शंस इन फॉरेन करेंसी। अगर फॉरेन करेंसी में कोई ट्रांजैक्शन किया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांजैक्शन? कोई मशीन खरीद लिया अपन ने फॉरेन से, उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन इज फॉरेन करेंसी, बराबर। कोई लोन ले लिया मैंने बाहर से, ट्रांजैक्शन इन फॉरेन करेंसी। तो अगर फॉरेन करेंसी में कोई ट्रांजैक्शन किया है तो उसका अकाउंटिंग कैसे करना है, इधर आओ क्वेश्चन दिखाता हूं। मान लो एक कंपनी है यस लिमिटेड, उसका फंक्शनल करेंसी है रुपीज। उसने मशीन परचेज किया वर्थ 1 लाख एज ऑन 1 सितंबर 11 ऑन क्रेडिट। रेट है 75 या डे 1 पे 31 मार्च को रेट हो गई 80। तो आप डे 1 पे कैसे रिकॉर्ड करोगे? परचेज किया क्रेडिट पे, तो डे 1 पे आप रिकॉर्ड करोगे मशीन टू क्रेडिटर्स 75 लाख। अब क्या होता है, स्टैंडर्ड बोलता है एज पर इंडेक्स 21 जो भी नॉन मॉनिटरी आइटम्स है उसको आप रीमेजर नहीं करते हो ईयर एंड पे, बट जो मॉनिटरी आइटम्स है उसको आप रीमेजर करोगे, बराबर। यही बोलता है। अब मैं कंसेप्ट साथ में लेते हुए चलूंगा। जैसे मशीन इज अ नॉन मॉनिटरी आइटम। क्यों नॉन मॉनिटरी? डेफिनेशन पढ़ाता हूं मैं, उसको अपन रीमेजर नहीं करेंगे। बट क्रेडिटर्स इज अ मॉनिटरी आइटम, तो उसको रीमेजर करना पड़ेगा। अब रेट 75 से हो गई 80, रेट बढ़ गई, मेरा नुकसान हो जाएगा। तो हो जाएगा पीएनएल टू क्रेडिटर्स, नुकसान हो गया ना, इसलिए तो मेरा क्रेडिटर्स हो जाएगा 80 लाख, मशीन 75 पे ही रह जाएगा और मेरा एक्सचेंज लॉस दिखेगा 5 लाख का। दैट्स इट। तो ये जो एक्सचेंज लॉस है वो कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। इन शॉर्ट, ट्रांजैक्शन इन फॉरेन करेंसी करने पर जो गेन लॉस आया, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। अब इसका मतलब समझने का ट्राई करो। ट्रांजैक्शन इन फॉरेन करेंसी, तो इसमें 2 टाइप के आइटम्स होते हैं, एक होता है मॉनेटरी आइटम, एक होता है नॉन मॉनेटरी आइटम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉनेटरी आइटम? एनी आइटम वेयर वी हैव राइट टू रिसीव और ऑब्लिगेशन टू पे इन फिक्स्ड और डिटर्मिनेबल यूनिट्स ऑफ करेंसी, जहां आपको फिक्स्ड पैसा लेना या देना है। मतलब सपोज ट्रेड रिसीवेबल्स है, 100 रुपया लिखा है तो मुझे पता ना 100 मिलने वाला है। ट्रेड पेबल है 80 लिखा है तो मुझे पता ना 80 देना है मुझे। तो एग्जैक्टली जितना पैसा मिलने वाला है देना है उसको बोलते हैं मॉनेटरी आइटम। लिस्ट पढ़ के जाना है वाली, ठीक है। उसके बाद नॉन मॉनेटरी आइटम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन मॉनेटरी आइटम? ऐसा आइटम जिसमें देयर इज नो ऑब्लिगेशन और राइट टू रिसीव अ फिक्स्ड और डिटर्मिनेबल यूनिट्स ऑफ करेंसी। मतलब या तो बोल दो अदर देन मॉनेटरी। जैसे पीपी है 10 लाख का दिख रहा है, इज देयर एनीवन हु हैज प्रॉमिस्ड टू गिव यू 10 लाख रुपीस? द आंसर इज नो। इन्वेंट्री 5 लाख का दिख रहा है, 5 लाख में बिक सकता है, ज्यादा भी बिक सकता है, कम भी बिक सकता है, बट हैज एनीवन प्रॉमिस्ड टू गिव यू 5 लाख फॉर दिस इन्वेंट्री? द आंसर इज नो। तो इसको बोलते हैं नॉन मॉनेटरी आइटम, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, अगर मॉनेटरी होगा तो हम रीमेजर करेंगे क्लोजिंग रेट पे, नॉन मॉनेटरी रहेगा तो ईयर एंड पे वी विल नॉट रीमेजर, इट विल स्टेट हिस्टोरिकल रेट, ठीक है। चलो, अब इसमें कैच है, सुनना कैच क्या है, समरी दे रहा हूं। इनिशियल मेजरमेंट मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी दोनों का सेम रेट पे करते हैं। इनिशियल मतलब डे 1 पे कैसे रिकॉर्ड करें, तो दोनों को सेम रेट पे रिकॉर्ड करेंगे। सब्सिक्वेंटली मॉनेटरी को रीमेजर करोगे क्लोजिंग पे, एक्सचेंज डिफरेंस आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। व्हाट अबाउट नॉन मॉनेटरी? अब नॉन मॉनेटरी में आएगा बाइफरकेशन, कि अगर आपका नॉन मॉनेटरी एसेट कॉस्ट मॉडल पे है, याद है पीपीई इज अ नॉन मॉनेटरी आइटम, अगर वो कॉस्ट मॉडल पे है
तो उसको आप रीमेजर नहीं करोगे, कोई एक्सचेंज डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन अगर पीपी को आपने रखा है रीवैल्यूएशन मॉडल पे, किस पे रखा है पीपी को? रीवैल्यूएशन मॉडल पे। तो अगर पीपी रीवैल मॉडल पे है तो उस केस में आप उसको रीमेजर करोगे एट एक्सचेंज रेट ऑन द रेट ऑफ रीवैल्यूएशन, तो इस केस में एक्सचेंज डिफरेंस आएगा। मतलब अगर पीपी को आपने रीवैल्यू किया है तो उसमें एक्सचेंज डिफरेंस भी आएगा और फेयर वैल्यू गेन लॉस भी आएगा। वो कैसे निकलेगा मैं सिखाता हूं, इधर नीचे वाले एग्जांपल में इधर आ जाओ। बोलता है पीपी परचेज किया 1 सितंबर को फॉर 1 लाख ऑन क्रेडिट पर्पस, फेयर वैल्यू ऑन ईयर एंड इज 1.1 लाख, कंपनी फॉलोज रीवैल मॉडल, एक्सचेंज रेट देकर रखा है 75 और 80 का आपको। अब क्या करें, डे 1 पर 75 पे रिकॉर्ड कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ईयर एंड पे अब 1 लाख का 1.1 हो गया, फेयर वैल्यू बढ़ी, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो क्रेडिटर्स है वो तो मॉनिटरी है, उसको तो रीमेजर करेगी। चलो पहले क्रेडिटर्स को कर लेते हैं। तो क्रेडिटर्स 1 लाख जो भी डिफरेंस है उससे बढ़ा दिया, लॉस बुक कर लिया, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब मशीन की बात करता हूँ। इफ आई टॉक अबाउट मशीन, मेरी कॉस्ट कितनी थी? कॉस्ट वॉज 75 लैक्स। फेयर वैल्यू क्या है? तो फेयर वैल्यू निकालने के लिए जो फेयर वैल्यू है और ईयर एंड का वैल्यू है, वो ईयर एंड का रेट है वो कंसिडर करना। तो इट विल बी 1.1 लाख डॉलर्स इंटू रुपीज 80, सो इट विल बी हाउ मच? 88 लैक्स। तो डिफरेंस आया 13 लैक्स का। अब ये जो 13 लाख है इसके दो बाइफर्केशन करने हैं, थोड़ा आपका होगा फेयर वैल्यू गेन लॉस और थोड़ा होगा आपका एक्सचेंज गेन, ठीक है। अब स्टैंडर्ड बोलता है अगर फेयर वैल्यू गेन लॉस ओसीआई में गया तो एक्सचेंज गेन भी ओसीआई में जाएगा, अगर फेयर वैल्यू गेन लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में गया तो एक्सचेंज गेन भी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। सिंपल। अब मैं क्या करूं, कैसे बाइफर्केशन निकालूं? बड़ा सिंपल है, सुन लो। अगर आपको फेयर वैल्यू गेन लॉस चाहिए, मतलब 13 लाख में से हाउ मच इज फेयर वैल्यू गेन लॉस, तो सिर्फ फेयर वैल्यू गेन लॉस का फर्क देखो, 1 लाख और 1.1 लाख, ये फर्क है ना। रेट मत चेंज करो, रेट पुरानी वाली रखो। वापस से, अगर सिर्फ फेयर वैल्यू गेन लॉस चाहिए तो फेयर वैल्यू का फर्क देखो, रेट मत चेंज करो। तो मैंने रखा फेयर वैल्यू का फर्क और रेट नहीं चेंज करी, तो ये आ गया 7.5 लाख मेरा फेयर वैल्यू गेन। एक्सचेंज गेन को आप बैलेंसिंग फिगर भी ले सकते हो, या फिर कैसे कर सकते हो, फेयर वैल्यू पकड़ो ईयर एंड की और रेट का फर्क ले लो, फेयर वैल्यू पकड़ो ईयर एंड की और रेट का फर्क ले लो। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो एक्सचेंज गेन करके। सबको समझाए वाला पार्ट? तो बाइफिकेशन करना पड़ता है। अब कहां जाएगा? जहां फेयर वैल्यू गेन लॉस गया वही जाएगा एक्सचेंज गेन लॉस। तो फेयर वैल्यू गेन लॉस गया ओसीआई में, एक्सचेंज गेन भी जाएगा ओसीआई में। अब ये एंट्री मानने के बाद मशीन की रिवाइज्ड वैल्यू 88 लाख हो जाएगी। सबको समझाए वाला पार्ट? यस सर। इसी के ऊपर हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 12 है। चलो हाथों हाथ करवा देता हूं, इधर आ जाओ। हाथों हाथ करवा देता हूं, इधर आ जाओ। इलस्ट्रेशन नंबर 12 साथ साथ में फटाफट हो जाएगा। क्या बोलता है सुन लो। मशीन परचेज किया है $5,000 पे, क्रेडिट बेसिस पे, एक्सचेंज रेट तभी 60 थी। उसके बाद मशीन की वैल्यू 5,500 हो गई और एक्सचेंज रेट हो गए 65। सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले डे 1 पे एंट्री मारोगे मशीन टू क्रेडिटर्स। सिंपल, यस। उसके बाद क्रेडिटर्स तो मॉनिटरी है, उसको रीमेजर करोगे, रेट 60 से हो गए 65, बढ़ गया, लॉस हो गया, बुक कर लिया सर। अब मशीन की बात करते हैं। मशीन का आपको बाइफर्केशन निकालना पड़ेगा। कॉस्ट कितनी थी? 3 लाख थी। चलो मैं करके दिखाता हूँ। 3 लाख थी। फेयर वैल्यू कैसे निकालोगे? $5,500 इंटू 65 करके निकालोगे फेयर वैल्यू। तो 5,500 इंटू 65, बताओ कितना आ रहा है? वेरी गुड, 357,500। तो इंक्रीज कितने से हो गया? 57,500। दो रीजन है, एक है फेयर वैल्यू गेन और एक है एक्सचेंज गेन, बराबर। अब मुझे बताना है दोनों में क्या फर्क है, दोनों में क्या फर्क है, मतलब कैसे निकलेगा फेयर वैल्यू एक्सचेंज गेन। तो फेयर वैल्यू गेन चाहिए तो सिर्फ फेयर वैल्यू का फर्क देखो। $5,500 थी फेयर वैल्यू, कॉस्ट थी 5,000, रेट मत चेंज करो, रेट 60 ही रखो, तो आपका आएगा 30,000। ये आपका हो गया फेयर वैल्यू गेन। बैलेंसिंग फिगर दैट इज 27,500 हो जाएगा आपका एक्सचेंज गेन। दिमाग लगाओ मत, खत्म कहानी। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। तो ये मेरा हो गया। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात, तो आपकी मशीन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आपकी मशीन की वैल्यू हो जाएगी 357,500। अब यहाँ क्वेश्चन में नीचे टैक्स रेट भी देके रखा है। हो सर, टैक्स रेट, इसका मतलब है डिफर्ड टैक्स भी आएगा। तो डिफर्ड टैक्स कैसे निकालोगे? सुन लो। अगर मैं इस एसेट की बात करूं तो मेरा कैरिंग अमाउंट हो गया ईयर एंड पे 357,500, बट जब मैं टैक्स बेस की बात करूंगा तो टैक्स बेस में आप ऐसा कोई भी एक्सचेंज गेन या फेयर वैल्यू गेन नहीं बुक करते हो, तो टैक्स बेस 3 लाख पे आपका रह जाएगा, 3 लाख पे। तो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 57,500। अब हिंट याद है क्या आपको? वेन एवर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस, कैरिंग अमाउंट ज्यादा है टैक्स बेस कम है, कैरिंग अमाउंट कम करना है। यार याद है क्या हिंट? ऑलवेज ट्राई टू ब्रिंग कैरिंग अमाउंट टुवर्ड्स टैक्स बेस। तो मैं कैरिंग अमाउंट को टैक्स बेस के पास लेकर आऊंगा, मतलब कैरिंग अमाउंट कम करना है। अगर ये एसेट है, पीपीई है, अगर एसेट का कैरिंग अमाउंट कम करना है तो आपको लाइबिलिटी, वेरी गुड आंसर, डीटीएल क्रिएट करना पड़ेगा। क्या शानदार जवाब दिया तुमने, मजा आ गया। तो 57,500 इंटू 30% आ जाएगा 17,250, खत्म।
सबको समझता है क्या ये वाला पार्ट? हीरो लोग यस यस सर। सिमिलर एडजस्टमेंट अपन ने नेक्स्ट ईयर भी किया हुआ है। नेक्स्ट ईयर एक्चुअली क्रेडिटर्स पे ऑफ हो गया तो मैंने उसको पे ऑफ कर दिया। मशीन को अपन ने वापस से किया रिवैल्यूएशन, बस फेयर वैल्यू गेन नहीं है, तो जो भी गेन है वो एक्सचेंज गेन ही है। नेक्स्ट ईयर सेम चीज है। नेक्स्ट ईयर में फेयर वैल्यू में कोई चेंज नहीं है, आप क्वेश्चन पढ़ोगे मालूम पड़ेगा। फेयर वैल्यू अनचेंज्ड, अपन ने फेयर वैल्यूएशन किया है, बस गेन नहीं आया फेयर वैल्यू में। तो फेयर वैल्यू अनचेंज्ड है बट देयर विल बी एक्सचेंज गेन, तो अपन वो निकालेंगे। तो वो मैंने निकाला एक्सचेंज गेन वगैरह कितना है, और उस पर वापस से डिफर्ड टैक्स आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्वेरी बच्चों को नॉर्मली ये होती है कि सर क्रेडिटर्स के ऊपर नहीं आया डिफर्ड टैक्स। अपने को इस क्वेश्चन में आईसीआई ने सिर्फ मशीन पे निकाला हुआ है, तो हम उसी पे निकालेंगे। आईसीआई निकालता क्रेडिटर्स पे तो हम निकाल लेते उसके ऊपर भी, बट उन्होंने निकाला नहीं तो अपन भी निकालेंगे नहीं, ध्यान रखना। क्लियर है वाला पार्ट? खत्म हो गया ये क्वेश्चन। दिस वॉज इलस्ट्रेशन नंबर 12 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अरे हीरो लोग बोलो यस और नो? एकदम यस, एकदम यस है सर, कोई दिक्कत ही नहीं है, आगे बढ़ो सर। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कंसेप्ट पे थे ना अपन, यस ये मेरा फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन हो गया। ट्रांजैक्शन में इतना ही है। क्या तुमको ट्रांजैक्शन वाला पार्ट समझ आता है क्या? ट्रांजैक्शन में सिर्फ अपने को वो जो ट्रांजैक्शन के आइटम्स उसको कन्वर्ट करना होता है, मशीन, क्रेडिटर्स, बस उसको, दैट्स इट, खत्म। ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर हो गया, इसको हटा दो। और ट्रांजैक्शन में होता है मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी, हटा दो इसको, ये हो गया, खत्म करो इसको। अब आएगा अगला पॉइंट, किधर गया मेरा बोर्ड नोट्स, ये रहा। अच्छा इसमें एक और चीज था, चलो एक और चीज डिस्कस करता एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। इधर आओ, इन्वेंट्री इज अ नॉन मॉनेटरी आइटम ना। इन्वेंट्री सुनो, कभी कभी क्या होता है, इन्वेंट्री का आपने परचेज किया $1000 में, ठीक है, तभी रेट 70 थी, तो कॉस्ट कितनी हो गई? $1000 इंटू 70 हो गई 70,000। अब एनआरवी देखो, एनआरवी है 990, तो डॉलर्स में एनआरवी कम है, तो सीधा $10 का लॉस मत बुक करना। अपन बोलते हैं ना इन्वेंट्री कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, तो डॉलर मत कंपेयर करना। इस एनआरवी को पहले रुपीस में कन्वर्ट करना, फिर कंपेयर करना। तो एनआरवी को जब कन्वर्ट करूंगा तो कौन सी रेट लूँ? एनआरवी ईयर एंड की है तो एक्सचेंज रेट भी ईयर एंड का लेना। तो एनआरवी के लिए मैं रेट क्या यूज करूंगा? $990 इंटू 75, तो वो आएगा 74,250। मतलब जब मुझे इन्वेंट्री का कॉस्ट और एनआरवी कंपेयर करना है तो मैं डायरेक्टली डॉलर से कंपेयर नहीं करूंगा, मैं कॉस्ट को कन्वर्ट करूंगा डे 1 के एक्सचेंज रेट पे, मैं एनआरवी को कंपेयर करूंगा ईयर एंड के एक्सचेंज रेट से। अब मैं कंपेयर करूंगा रुपीस वाला कॉस्ट एनआरवी, तो बताओ इज देयर एनी लॉस? तो ये की तरह गेन मत बुक कर लेना, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर 70 पर पड़े रहने देना। मालूम पड़ा उन्होंने पूछा बताओ गेन कितना बुक करे, तुम बोल के आ गए 4250, माता खराब है तुम्हारा, कर मत देना ये की तरह। हाँ सर आप समझ गया, क्लियर है क्या वाला पार्ट? हीरो लोग संभाल लोगे ना ये? ओ हीरो लोग चलो आगे बढ़ते। सेम चीज इंपेयरमेंट के लिए भी करना। इंपेयरमेंट में सपोज कैरिंग अमाउंट दिया हुआ है फर्स्ट डे का, तो सपोज कैरिंग अमाउंट है $1000 इंटू 70। अब रिकवरेबल दिया हुआ है $990 और रेट तभी 75 की थी, तो रिकवरेबल अमाउंट को ईयर एंड की एक्सचेंज रेट कंपेयर करना, कन्वर्ट करना, दैट्स इट। क्लियर? सेम चीज इन्वेंट्री के लिए, सेम चीज इंपेयरमेंट के कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट के लिए है। एमसीक्यू के लिए काम का है, ध्यान रखना ये चीज। एमसीक्यू में आ गया तो फिर बोलना मत कहां से आया ये, ठीक है? चलो हाँ, अब आएगा ट्रांसलेशन। देखो मैं ये इंडेक्स जानबूझकर थोड़ा स्लो करवा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है ये इंडेक्स मैक्सिमम लोगों का कच्चा रहता है, तो मैं स्लो जाऊंगा इसके अंदर। जो इंडेक्स आपके पक्के हैं वो अपन निकाल सकते हैं फटाफट, तो थोड़े से कच्चे हैं उसको अपन समय देंगे। क्लियर है वाला पार्ट? ठीक है सर, आ जाओ। ट्रांसलेशन ऑफ एफएस इनटू प्रेजेंटेशन करेंसी। अब मैं करवा रहा हूं ट्रांसलेशन ऑफ एफएस। ट्रांसलेशन मतलब समझते हैं कि ट्रांजैक्शन ये अलग ही है, ये मैं एक पूरे फिनेंशियल को ट्रांसलेट करना सीखूंगा किसी और करेंसी में, तो इसका कुछ रूल्स है, ठीक है? अब क्यों करते हैं ये मैंने बताना। सपोज मैं इंडिया में हूं बट मेरी पेरेंट फॉरेन में है, तो पेरेंट बोलेगा ला तेरा फिनेंशियल भेज हमारे करेंसी में, तो इसलिए मैं ट्रांसलेट करना सीखता हूं। तो ट्रांसलेशन ऑफ एफएस इनटू प्रेजेंटेशन करेंसी, सारे असेट क्लोजिंग रेट पे, सारे लायबिलिटी क्लोजिंग रेट पे, करंट ईयर का प्रॉफिट लॉस एवरेज रेट पे, बराबर। अब आएगा इक्विटी। इक्विटी में इक्विटी कैपिटल या तो कन्वर्टेड वैल्यू पे दिया हुआ रहेगा, मतलब उसका ट्रांसलेशन दिया हुआ रहेगा ऑलरेडी, या फिर हिस्टोरिकल रेट पे, मतलब जब आपने पैसा रेस किया तब की एक्सचेंज रेट पे लेना। अदर इक्विटी, इसमें भी दो होता है, एक होता है ओपनिंग अदर इक्विटी, होता है ड्यूरिंग द ईयर का। ओपनिंग वाला अदर इक्विटी हिस्टोरिकल रेट पे, इसका दिया हुआ कन्वर्ट वैल्यू दिया हुआ रहेगा, इसका कन्वर्जन वाला वैल्यू दिया हुआ रहेगा। ड्यूरिंग द ईयर का एवरेज रेट पे कन्वर्ट कर लेना। वापस से सारे एसेट क्लोजिंग, लायबिलिटी क्लोजिंग, करंट ईयर प्रॉफिट एंड लॉस एवरेज। इक्विटी में इक्विटी कैपिटल हिस्टोरिकल रेट या फिर वैल्यू दिया हुआ रहेगा। अदर इक्विटी का ओपनिंग हिस्टोरिकल रेट या फिर वैल्यू दिया हुआ रहेगा। ड्यूरिंग द ईयर का एवरेज रेट। क्लियर? ये बात एक ध्यान रखना इधर,
यहाँ मैं ट्रांसलेशन कर रहा हूं, तो यहां मैं चेक करूं क्या कि एसेट मॉनिटरी है कि नॉन मॉनिटरी है, चेक करूं, कर मत देना येडी की तरह। ट्रांजैक्शंस अलग है, ट्रांसलेशन अलग है। ट्रांसलेशन में आप कभी भी ये मत चेक करना कि वो मॉनिटरी है कि नॉन मॉनिटरी है, मेरे को उससे फर्क ही नहीं पड़ता है। तो ये लिख के दिया हुआ मैंने, प्लीज 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 रिक्वेस्ट कराओ, हाथ जोड़ के बंद करो भाई, बंद करो। डोंट चेक मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी यार, दिस इज ट्रांसलेशन। चुपचाप ट्रांसलेट करना, और जब आप बैलेंस शीट ट्रांसलेट करोगे या जो भी ट्रांसलेट करोगे, कुछ तो डिफरेंस आएगा एसेट और लायबिलिटी साइड में। वो डिफरेंस को ट्रांसफर करना FCTR अकाउंट के अंदर, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व, वो जाएगा OCI NR में, और वहां से जमा होएगा अदर इक्विटी के अंदर। इस चैप्टर में एक और कंफ्यूजन पता है क्या होता है, कब जाएगा गेन लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में, कब जा रहा है OCI में, कंफ्यूजन है सर। इस चैप्टर के बोर्ड नोट्स के एंड पे एक समरी है, वो समरी में तुम्हारा सब सोल्यूशन है, टेंशन मत लेना, वो समरी दे रखा है मैंने, कब कौन सा कहाँ जाएगा। अच्छा, इस ट्रांसलेशन के ऊपर मेरे पास एक क्वेश्चन है, आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 11 करवाता हूँ। इधर आओ, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या बोलता है सुन लो। सबसे पहले मुझे ट्रांसलेट करना है। अच्छा, ट्रांसलेशन में रायता फैलता है, ये देखना मजा क्या है। इधर अपने को USD से करना है L डॉलर्स के अंदर, ठीक है। अच्छा, तो ये सब पूरा बैलेंस शीट दे रखा है अपने को, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांसलेट करना है, वैल्यू दे रखे कन्वर्टेड की, 1 L डॉलर इज इक्वल टू USD 1.22। तो ये बिगनिंग की रेट है, एवरेज 1.175 है और क्लोजिंग 1.13 है। हमको आदत क्या होती है, हमको मल्टीप्लाई करने की आदत होती है, तो हम बोलते हैं 50,000 इंटू 1.13 क्लोजिंग रेट चाहिए ना एसेट के लिए। ऐसे मत करना, तुमको अगर नहीं आता फॉरेक्स वगैरह तो मैं सिखाता हूँ एक बेसिक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मान लो L डॉलर 1 तो USD कितना 1.13, यही बोला हुआ है ना इसमें, 1 L डॉलर इज इक्वल टू USD 1.13। अब आप देखो आपके पास बैलेंस शीट में क्या अवेलेबल है, USD अवेलेबल है, तो मान लो USD 50,000, तो आप ऐसा लिखना USD मेरा 50,000 है, तो बताओ L डॉलर कितना, तो कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, 50 इंटू 1 डिवाइड बाय 1.13। तो इससे तुमको डायरेक्टली मिलेगा, डिवाइड करना है, इनडायरेक्ट कोड दिया हुआ है, सीखते हो ना AFM में डायरेक्ट कोड इनडायरेक्ट कोड, वैसा दिया हुआ है। तो वो नहीं आता तो ये सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तुमको जवाब आएगा। तो बेसिकली अब मुझे बताओ कौन से आइटम को कौन से रेट पे, PP असेट है, क्लोजिंग रेट, रिसीवेबल्स क्लोजिंग रेट, इशूड कैपिटल कितने अच्छे लोग हैं, कन्वर्टेड वैल्यू दिया हुआ है, ओपनिंग रिटेन अर्निंग्स कन्वर्टेड वैल्यू दिया हुआ है, प्रॉफिट फॉर द ईयर एवरेज रेट बताया था ना, करंट का प्रॉफिट एवरेज रेट, फिर लायबिलिटीज क्लोजिंग रेट, खत्म। कन्वर्ट करना, वैल्यू मिल जाएगी। इसमें एक और वर्किंग मांगी थी, प्रिपेयर अ वर्किंग ऑफ क्यूमुलेटिव बैलेंस ऑफ फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व। अच्छा, बाय द वे जब आप कन्वर्ट करोगे तो कुछ तो डिफरेंस आएगा, आपका असेट साइड में इतना आता है, लायबिलिटी में कुछ तो बैलेंस आ रहा है, उसको बोलना FCTR। अगर लायबिलिटी में पॉजिटिव बैलेंस बचा हुआ है तो गेन है, नेगेटिव है तो लॉस है, ठीक है। तो FCTR फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व। अब इसका एक रिको बना के देना है अपने को, है ना, उसका एक वर्किंग बना के देना है। अब इस वर्किंग में क्या देना, सुनना मेरी बात, ये पूरे बैलेंस शीट में मैंने सबको क्लोजिंग पे कन्वर्ट किया हुआ है एक्सेप्ट 3 आइटम्स, इशूड कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स और ड्यूरिंग द ईयर का प्रॉफिट। इन 3 को छोड़ के मैंने सबको क्लोजिंग में कन्वर्ट किया हुआ है। तो रिको कैसे बनाते पता है क्या, हम बोलेंगे इन 3 को अगर मैं इसके बदले क्लोजिंग पे कन्वर्ट करता तो वैल्यू क्या होती। जैसे मैंने ये देखो ये किया हुआ है, इन तीनों को अगर मैं क्लोजिंग में कन्वर्ट करता तो वैल्यू क्या होती। कंपेयर करना इसको, एक्चुअल इनकी वैल्यू क्या है कन्वर्टेड वाली, किससे कंपेयर करेंगे, एक्चुअल कन्वर्टेड वैल्यू क्या है, दोनों का डिफरेंस विल एग्जैक्टली मैच विथ योर FCTR का अमाउंट। तो ये रिको वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, करके जाना, एग्जाम में इसका भी मार्क्स होता है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन। ये था ट्रांसलेशन इनटू प्रेजेंटेशन करेंसी, खत्म। एक और सेक्शन ऑफ द चैप्टर इज ओवर। नेक्स्ट सेक्शन, फॉरेन ऑपरेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरेन ऑपरेशन। फॉरेन ऑपरेशन मतलब सपोज आप इंडिया में हो, आपकी कंट्री छोड़ के अगर आपका बाहर गांव में, बाहर कंट्री में कोई सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर, एसोसिएट ब्रांच है। सपोज मैं इंडिया में बैठा हूं, अब मेरा ब्रांच है US में, चाइना में, दिरहम्स, दुबई में, जापान में। तो ये जो भी मेरा बाहर है, मेरे कंट्री में छोड़ के मेरा बाहर जो भी रिश्ता है, उसको बोलते हैं फॉरेन ऑपरेशन। तो अगर मेरा कोई फॉरेन ऑपरेशन है तो उससे भी हम एक काम करवाते हैं, पता है क्या करवाते हैं, ट्रांसलेशन करवाते हैं। क्या कराते हैं, सपोज मेरा सब्सिडरी है US में, अब मैं सब्सिडी को क्या बोलेगा कि भाई तू US में, मुझे तेरे फाइनेंशियल रुपीस में चाहिए, बिकॉज मेरे को CFS बनाने का रुपीस में, तो क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन बोलेंगे। मतलब बेसिकली फॉरेन ऑपरेशन से भी अपन ये ही ट्रांसलेशन वाले काम करवाएंगे। तो सर फॉरेन ऑपरेशन का ट्रांसलेशन रूल्स अलग है क्या, नहीं, अल्टीमेटली उसका अपन फाइनेंशियल ट्रांसलेट कर रहे हैं ना यार, तो बस रूल्स सेम टू सेम है, रूल्स एग्जैक्टली सेम टू सेम है। मैं बताता हूं क्या रूल्स है इसके, देख लो इधर, समझा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरेन ऑपरेशन। अच्छा, इसमें एक चीज चेक करनी होती है,
फॉरेन ऑपरेशन की फंक्शनल करेंसी कौन सी है। देखो अगर फॉरेन ऑपरेशन है, उसका मेन करेंसी और मेरा मेन करेंसी सेम है, तब तो लफड़ा ही नहीं है। सपोज मैं भी यूएस का, वो भी यूएस का, तब तो लफड़ा ही नहीं, तब तो फॉरेन ऑपरेशन हुआ भी नहीं। तो अगर फॉरेन ऑपरेशन का करेंसी अलग है, मेरा करेंसी अलग है, तो हुआ वो फॉरेन ऑपरेशन, तो ट्रांसलेशन की जरूरत पड़ेगी। अब सर मालूम कैसे पड़ेगा किसका फंक्शनल करेंसी कौन सा है? तो उसके लिए ना एक इंडिकेटर्स दिया हुआ है तुम्हारे किताब के अंदर। ये एएस में बड़े इंपॉर्टेंट होते थे, इंडेस में मुझे नहीं पता कितने इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो पढ़ लेना एक बार क्या बोला हुआ है, फॉरेन ऑपरेशन की फंक्शनल करेंसी कौन सी है, ठीक है? तो बेसिकली इट इज मोर रिलेटेड टू इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल, जो बचपन में आप एएस लेवल में पढ़ा करते थे। नहीं या तो छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? तो इसमें क्या होता है, इसमें बताता है कि कब फॉरेन ऑपरेशन का करेंसी विल बी सेम एज पेरेंट वाला करेंसी, और कब फॉरेन ऑपरेशन वाला करेंसी विल बी डिफरेंट फ्रॉम द करेंसी ऑफ पेरेंट। तो करेंसी डिफरेंट है तो उसको हम बोलेंगे ट्रांसलेट करके फाइनेंशियल्स भेज। समझा? यस। अब ट्रांसलेट कैसे करेंगे? सेम रूल्स, सारे असेट क्लोजिंग, मुझे बताओ फटाफट से, सारे असेट क्लोजिंग रेट पे, सारे लाइबिलिटी क्लोजिंग रेट पे, करंट ईयर का पीएनएल वेरी गुड एवरेज रेट पे, इक्विटी का और ओपनिंग रिटेन अर्निंग्स का वैल्यू दिया हुआ रहता है, ठीक है? ध्यान रखना, इधर ये डे की तरह नॉन मॉनेटरी या मॉनेटरी मत चेक करना। चेक किया तो कट्टूस मारेगा एग्जाम में आके, याद रखना, एग्जाम में आके तुमको कट्टूस मारेगा, ठीक है? हाँ वेरी गुड, चलो खत्म कहानी। अब इसके ऊपर भी एक शानदार क्वेश्चन अपने पास, इधर आओ, इधर ही मेरे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, एमटीबी आरटीबी का क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है सुन लो। पीक्यूआर होल्डिंग इज बेस्ड इन लंदन, वो लंदन की कंपनी है, ठीक है? और उसने एक पीक्यूआर होल्डिंग्स इनकॉर्पोरेटेड पीक्यूआर इंडिया एज इट्स होल्ली ओन सब्सिडरी। तो पेरेंट है फॉरेनर जीबीपी वाली, बराबर, सब्सिडरी है इंडिया की, करेंसी अलग ही लग रही है मेरे को, इसका जीबीपी है और इसका करेंसी रुपीस लग रहा है, यस रुपीस, ठीक है? चलो, तो अब क्या करना है, हमको जीबीपी को रुपीस में ट्रांसलेट नहीं करना, हम सब्सिडरी है, बराबर, हमको अपना फाइनेंशियल जीबीपी में देना पड़ेगा, हमको अपना फाइनेंशियल जीबीपी में देना पड़ेगा, ठीक है? तो अपना ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है इधर, सब रुपीस में दिया हुआ है, अपने को रुपीस में नहीं, अपने को जीबीपी में चाहिए, कन्वर्ट करेंगे, ठीक है? तो यहाँ बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, पीपी वगैरह के लिए, कंप्यूटर वगैरह के लिए, शेयर कैपिटल, प्रीमियम, रिटर्न अर्निंग्स के लिए, ठीक है? और फिर बहुत सारे रेट्स दिए हुए, क्लोजिंग वगैरह, ये सब। पूछा क्या है क्वेश्चन, दिखने में बहुत बड़ा है लेकिन ये एकदम चिंदी क्वेश्चन है, एकदम चिंदी। क्या है सुनो, सबसे पहले एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी, डेफिनेशन देने का, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉनेटरी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन मॉनेटरी, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल बाइफरकेट द लाइन आइटम्स ऑफ द ट्रायल बैलेंस इनटू मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी। आपको ये ट्रायल बैलेंस को बताना है इसमें से कौन सा मॉनेटरी है कौन सा नॉन मॉनेटरी है। अब आइडियली ट्रांसलेशन में से फर्क नहीं पड़ता है, ट्रांसलेशन में अपने को इससे फर्क ही नहीं पड़ता है, लेकिन वो पूछा तो बता देना, शेयर कैपिटल नॉन मॉनेटरी, प्रीमियम नॉन मॉनेटरी, रिटर्न अर्निंग्स नॉन मॉनेटरी, बोरिंग्स मॉनेटरी, डीटीएल नॉन मॉनेटरी, इनकम टैक्स मॉनेटरी, इंपोर्ट ड्यूटी पेएबल मॉनेटरी, एम्प्लॉय बेनिफिट्स मॉनेटरी, ट्रेड पेएबल्स मॉनेटरी, ऐसा बता देना कौन सा मॉनेटरी कौन सा नॉन मॉनेटरी। अच्छा, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, अलाउंस फॉर ट्रेड रिसीवेबल्स, अगर ट्रेड रिसीवेबल मॉनेटरी है तो उसका प्रोविजन भी मॉनेटरी होगा, ये ध्यान रखना आप, ठीक है? ये पहला चीज, ये पहला पूछा था, ये तो कर लेंगे सर। सेकेंड पूछा है ट्रांसलेट द ट्रायल बैलेंस ऑफ पीक्यूआर इंडिया फ्रॉम आईएनआर टू जीबीपी। अच्छा एक बात बता दो, ट्रांसलेट करेंगे, क्या ट्रांसलेट करते समय मेरे को मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी देखना है क्या? विल आई चेक मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी? चेक कर मत लेना येडी की तरह, पहले बता रहा हूँ, चेक किया तो मजा आएगा, फिर 6 महीना और देगा इसे तुमको। वेरी गुड, चेक नहीं करेंगे सर। इन लोग कितने शाणे लोग हैं, तो क्वेश्चन कैसा फ्रेम किया है, जिसको कंसेप्चुअली समझता ही नहीं है वो पहले खेलेगा मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी और फिर आयता फैला के आएगा इसके अंदर, बराबर? तो अपन को यहाँ फर्क ही नहीं पड़ता है, सारे असेट्स क्लोजिंग रेट पे, सारे लाइबिलिटी क्लोजिंग रेट पे। मैं बताता हूँ कैसे, देखो सबसे पहले शेयर कैपिटल, इसका वैल्यू दिया हुआ नहीं है, लेकिन ये जो सब्सिडरी है ना, ये अभी अभी फॉर्म हुई है 1 साल पहले, 1 अप्रैल 11 को, 1 साल पहले ही फॉर्म हुआ है। तो शेयर कैपिटल का हिस्टोरिकल रेट दिया हुआ है, कितना हिस्टोरिकल रेट? डे 1 का लेना, ये हिस्टोरिकल रेट है। क्यों? फॉर्म ही आज हुआ है ना ये, तो ओपनिंग रेट इज हिस्टोरिकल रेट, तो ये ले लेना शेयर कैपिटल के लिए। प्रीमियम के लिए भी बोला हुआ सेम रेट मेरे ख्याल से, बराबर? तो प्रीमियम को मैंने उस पर कन्वर्ट किया। रिटेन्ड अर्निंग्स के लिए कौन सा रेट बोला हुआ है? एवरेज रेट बोला हुआ है, तो मैं एवरेज लूंगा। एवरेज किधर दिया हुआ है मेरे को? एवरेज 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 ये रहा 0.016। तो इन 3 के लिए मैंने रेट यूज किया। उसके बाद बचते सारे असेट लाइबिलिटी, सबको क्लोजिंग रेट पे कन्वर्ट कर देना। जब आप बनाओगे तो फर्क आएगा कुछ असेट वाले में और लाइबिलिटी वाले और रिजर्व वाले में, जो डिफरेंस है वो एफसीटीआर में चला जाएगा, ठीक है? तो वो डिफरेंस आएगा, कुछ तो आता है,
FCTR में चला जाएगा। वो डिफरेंस पहले जाता है OCR में, फिर वहां से आता है आपके अदर इक्विटी के अंदर। दैट्स इट। क्या तुमको ये बात समझता है? क्या बोलो हीरो लोग, यस और नो? फटाफट से बोलो यस और नो। समझता है? परफेक्ट है सर। चलो अब आपका आएगा, चलो मैं एक और क्वेश्चन करवा देता हूं आपको, अभी मैं फ्लो में हो तो करवा देता हूं। एक शानदार क्वेश्चन है इसी के नीचे, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा ये क्वेश्चन नहीं आता रहेगा ना तुमको, तो मैंने RTB के अंदर करवाया हुआ है नवंबर 23 में, मैं यहाँ रिवाइज करवा रहा हूँ, बट ना समझे तो वो डिटेल सोल्यूशन देख लेना इसका, ठीक है? इसमें भी अपने को ट्रांसलेट करना है, लेकिन थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है ये। कैसे ट्रांसलेट करोगे? लेंदी इसलिए बिकॉज यहाँ करंट ईयर प्रीवियस ईयर दोनों दे के रखा है, ठीक है? तो अपने को बैलेंस शीट दे के रखा है पहले तो, सेकंड अपने को प्रॉफिट एंड लॉस दे के रखा है, ठीक है? प्रॉफिट एंड लॉस मेरे ख्याल से करंट ईयर का दे के रखा है, सिर्फ प्रॉफिट फॉर द ईयर। अब क्या बोला सुन लो, SOCE स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी देके रखा है भाई साहब, ठीक है? रिटेन अर्निंग्स बिगिनिंग ऑफ द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर वो तो यहां से मिला, डिविडेंड आपने इतना दिया है, रिटेन अर्निंग्स एट द एंड ऑफ द ईयर दिया हुआ है। अब डेटा दिया हुआ है, शेयर कैपिटल वाज इशूड व्हेन द एक्सचेंज रेट वाज 70। तो करंट ईयर हो या प्रीवियस ईयर हो, शेयर कैपिटल को आप 70 पे कन्वर्ट करोगे, 70 पे कन्वर्ट करोगे, सिंपल। अगला, रिटेन्ड अर्निंग्स ऑन 1 अप्रैल 11 वॉज 4 lakhs, ठीक है? आगे पढ़ रहा हूं मैं। ऑन 31 March 12 अ क्यूमुलेटिव गेन ऑफ 492 हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड इन द FCTR रिजर्व। ये क्योंकि करंट ईयर प्रीवियस ईयर दो है, तो सबसे पहले तो आपको रिटेन अर्निंग्स ओपनिंग डे का दिया हुआ है। ये 1 अप्रैल 11 क्या है पता है? क्या है ये प्रीवियस ईयर का डे 1 है। कैसे मालूम पड़ा? मेरा करंट ईयर 31 March 2013 को खत्म हो रहा है, प्रीवियस ईयर 12 में खत्म हो रहा है, तो फिर ओपनिंग डे क्या रहेगा? 1 अप्रैल 11, ठीक है? फिर आपको गेन का अमाउंट दिया हुआ है 492, ये प्रीवियस ईयर का दिया हुआ है, ये गेन जो है ये प्रीवियस ईयर का है, ध्यान रखना। डिविडेंड का कन्वर्जन वैल्यू दिया हुआ है 73.5, प्रॉफिट फॉर द ईयर 11-12 वॉज 8000, उसका वैल्यू दे रखा है 5,72, एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर 12-13 वॉज 14,500, उसका वैल्यू दे रखा है 1072,985। सर करूँ क्या इतने इन्फॉर्मेशन का? एक बार रुक जाओ, यहां आ जाओ मेरे पास। सबसे पहले व्हेन यू आर कन्वर्टिंग, आप क्या बोलोगे? मेरे पास जो ओपनिंग रिटेन अर्निंग्स है, पहले मैं वो लूंगा प्रीवियस ईयर का, ठीक है? प्रीवियस ईयर में जो मेरे डे 1 का बैलेंस है वो 4 लाख दिया हुआ था, वो खुद ही दिया हुआ है ना, 4 लाख रुपया। स्लो जाऊंगा यहाँ, 4 लाख रुपया। उसके बाद प्रीवियस ईयर में जो प्रॉफिट कमाया उसका वैल्यू दिया हुआ था कन्वर्टेड 572, वो यहाँ दिया हुआ है 572 प्रीवियस ईयर का, ठीक है? तो प्रीवियस ईयर का फर्स्ट डे का ओपनिंग प्लस प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट मिला के बनेगा क्लोजिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, बराबर। ये जो रिटेन अर्निंग्स प्रीवियस ईयर का है वो बनेगा करंट ईयर का ओपनिंग, ऐसा, बराबर। फिर आपने प्रॉफिट कमाया करंट ईयर में, वो ऐड करना, और डिविडेंड जो पे किया उसका रेट दिया हुआ था अपने को, वो माइनस करना। तो ये करंट ईयर का बनेगा रिटेन्ड अर्निंग्स। तो ये रहा प्रीवियस ईयर का रिटेन्ड अर्निंग्स और ये रहा करंट ईयर का रिटेन्ड अर्निंग्स। मतलब जब आप बैलेंस शीट में रिटेन्ड अर्निंग्स देखोगे तो इसका वैल्यू आपको यहां से मिलेगा, ये ध्यान रखना है। ये जो वर्किंग है ना, ये खतरनाक वर्किंग है भाई, वर्किंग नोट नंबर 1, पहला चीज, ठीक है? दूसरा और क्या दिया हुआ इन्फॉर्मेशन? फिर बोला हुआ फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी आइटम्स ऑफ इनकम एक्सपेंस वेटेड एवरेज मंथली रेट, ठीक है? फिर रेट दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर के क्लोजिंग का रेट 73, करंट ईयर क्लोजिंग का रेट 75। सो दो क्लोजिंग क्यों दिया हुआ है? जब मैं बोलता हूं असेट लायबिलिटी को क्लोजिंग रेट पे कन्वर्ट करना है, तो प्रीवियस ईयर के बैलेंसेस को प्रीवियस ईयर के क्लोजिंग पे कन्वर्ट करेंगे, करंट ईयर के एसेट लायबिलिटी को करंट ईयर क्लोजिंग पे कंपेयर करेंगे। अब आप मेरा सोल्यूशन देख लो, जो मेरे करंट ईयर के असेट्स है करंट ईयर क्लोजिंग रेट, प्रीवियस ईयर के असेट्स है प्रीवियस ईयर क्लोजिंग रेट, जो शेयर कैपिटल है 70 का रेट था, 70 का रेट था, रिटेन्ड अर्निंग्स वर्किंग नंबर 1 में निकाला कितना बैलेंस आया, बराबर। जो लायबिलिटी है करंट ईयर में 75 का रेट, प्रीवियस ईयर में 73 का रेट, डिफरेंस आएगा। प्रीवियस ईयर का जो डिफरेंस है वो FCTR का बैलेंस है, करंट ईयर का जो डिफरेंस है वो FCTR का बैलेंस है। प्रीवियस ईयर में 492 था, करंट ईयर में इतना होगा, तो इंक्रीमेंट कितने का हुआ निकाल लेना, ठीक है? सेम चीज इन्होंने SOCE बना के दे रखी है। SOCE में क्या क्या आता है? शेयर कैपिटल आएगा, रिटेन्ड अर्निंग्स आएगा और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आएगा। प्रीवियस ईयर में आपका कैपिटल वॉज 35 lakhs, रिटेन्ड अर्निंग्स वॉज इतना, रिजर्व वॉज इतना। कहां से आया आपको? अरे कुछ नहीं, ये जो इक्विटी वाला पार्ट है ना, उसी को मैंने यहाँ ऐसा करके लिख दिया, 35, 722, 492, टोटल इतना हो गया। फिर करंट ईयर में कितना प्रॉफिट कमाया वो लिखा, फिर डिविडेंड बांटा वो लेस किया, FCTR आया करंट ईयर में, वो FCTR वाले कॉलम में आएगा, दैट्स इट। टोटल मिला के आपका इतना बैलेंस बन जाएगा।
ये आपको प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ दो वर्किंग इंपॉर्टेंट है, एक स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी की वर्किंग इंपॉर्टेंट है और एक आपका जो रिटेन अर्निंग्स है इसका वर्किंग इंपॉर्टेंट है ना। जबरदस्त क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो वो तुमको बोलेगा अब ये करके दिखाओ, तो तुमको ये करके दिखाना है। संभाल लोगे नहीं संभाल पाओगे? अरे बोलो हीरो लोग यस और नो फटाफट से, जल्दी जल्दी। क्लियर? यस। देखो मेरा है ना लिमिटेशन है टाइम का, तो मैं एकदम डिटेल में नहीं कर सकता, बट मैं सिर्फ बता सकता हूँ क्या क्या है, कैसे कैसे आया, ताकि आप फ्यूचर में भी करोगे ना। देखो मैराथन यूट्यूब पे रहने वाला है, कभी दोबारा कंफ्यूजन हो आके उतना पार्ट वापस सुन लेना, टाइम शाम डाल दूंगा मैं, टेंशन मत लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाओ। अभी अब मैं कंसेप्ट पे आ रहा हूँ वापस से। कहाँ गया मेरा कंसेप्ट? ये रहा। ये देखो मैंने आपको दो चीज़ सिखाई मेन अभी, एक फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस और एक ट्रांसलेशन। ठीक है, एक ट्रांजैक्शंस और एक ट्रांसलेशन। अच्छा तुमको जिसके भी बोर्ड नोट्स चाहिए ना, मुझे मैराथन खत्म होने के बाद लास्ट में पूछूंगा, बता देना, मैं डाल दूंगा, या मैं सभी का डाल दूंगा, टेंशन मत लो। टेलीग्राम पे मैराथन खत्म होने के बाद डाल दूंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, तो उसका टेंशन मत लो आप। हाँ अब वापस आ रहा हूँ। ट्रांजैक्शन डिस्कस किया, ट्रांसलेशन डिस्कस किया। ठीक है, अब आता है इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शंस बिटवीन पेरेंट सब्सिडरी। अब कभी कभी क्या होता है, पेरेंट सब्सिडरी आपस में लोन खेलते हैं। ठीक है, मान लो पेरेंट ने लोन दिया सब्सिडरी को, अब दिक्कत यह है पेरेंट की करेंसी वॉज यूएसडी, सब्सिडरी वाली करेंसी वॉज यूरोस। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन है अपने पास, इधर आ जाओ, इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन। अब इसमें क्या करना होता है, अगर पेरेंट सब्सिडरी ने आपस में लोन खेला है, पेरेंट ने लोन दिया, पेरेंट का करेंसी वॉज यूएसडी, सब्सिडरी का वॉज यूरोस, तो देखना लोन किस करेंसी में गया है, लोन यूएसडी में गया है। मतलब ये दोनों कंपनी में से किस कंपनी के लिए फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन है, तो जिसके लिए करेंसी दूसरी है उसके लिए फॉरेन करेंसी है। फॉर एग्जांपल लोन डॉलर्स में दिया है ना, तो पेरेंट के लिए इट इज नॉट अ फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन, तो पेरेंट सिंपल अकाउंटिंग करेगा, लोन टू कैश बैंक $100 ये करेंसी है इसकी, तो कोई ट्रांसलेट करने का जरूरत भी नहीं है, कोई रीमेजर करने का जरूरत भी नहीं है आपको। क्यों? क्योंकि ये करेंसी है इसकी। दूसरा, सब्सिडरी ने लोन लिया है यूएसडी में, सब्सिडरी को ट्रांसलेट करना पड़ेगा, तो डे वन के एक्सचेंज रेट पे कन्वर्ट करेंगे, ईयर एंड के एक्सचेंज पे रीमेजर करेंगे। तो जो लोन है वो ईयर एंड पे होगा रीमेजर, तो कुछ लॉस आएगा, एक्सचेंज लॉस आ गया। ये एक्सचेंज लॉस सिर्फ किसको आया? सब्सिडरी को आया। पेरेंट को क्यों नहीं एक्सचेंज गेन लॉस? क्योंकि उसके लिए वो फॉरेन करेंसी वाला ट्रांजेक्शन था ही नहीं, पेरेंट के लिए इट वाज नॉट अ फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन। ठीक है, अब ये तो हो गया इंडिविजुअल बुक्स में, तो पेरेंट बोला डॉलर्स, सब्सिडरी बोला मेरा यूरोज है। ठीक है, अब आप बनाओगे सीएफएस। ठीक है, व्हेन यू प्रिपेयर सीएफएस सब कुछ आएगा डॉलर्स में, तो जो सब्सिडरी के बुक्स में दिख रहा है वो सीएफएस में उतर के डॉलर्स में आ जाएगा। अब इसमें एक ही बात ध्यान रखना, जो लोन गिवन लोन टेकन है वो तो एलिमिनेट हो जाएगा, लेकिन जो एक्सचेंज लॉस है जो सब्सिडरी के पीएनएल से उतरकर सीएफएस के पीएनएल में आएगा वो एलिमिनेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसको एलिमिनेट करने के लिए कोई करस्पॉन्डिंग एक्सचेंज गेन थोड़ी ना है अपने पास। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो लोन गिवन लोन टेकन है वो दोनों बुक्स में था, लेकिन जो एक्सचेंज गेन लॉस है वो एक ही बुक्स में था। तो लोन गिवन लोन टेकन विल गेट एलिमिनेटेड, बट एक्सचेंज गेन लॉस एलिमिनेट नहीं होगा, ये आप ध्यान रखना। दिस क्लियर टू एवरीवन, ये कंसेप्ट समझ लो पहले। ठीक है, और ये एलिमिनेट नहीं होगा तो कहां रहेगा? एसएफएस में ये पीएनएल के अंदर था ना, तो सीएफएस में भी ये पीएनएल के अंदर ही दिखेगा। बस ये तुमको समझता है, या इंट्रा ग्रुप को लेकर था। अब इसमें एक एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहला ट्रीटमेंट ऑफ एक्सचेंज गेन लॉस ऑन इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन। ठीक है, ये जो भी एक्सचेंज गेन लॉस एसएफएस में आता है वो दिखता है पीएनएल के अंदर, ये जो भी एक्सचेंज गेन लॉस सीएफएस में आता है वो भी दिखता है पीएनएल के अंदर ही। लेकिन कभी कभी क्या होता है, लोन इज नॉट रिटर्नेबल इन फोर्सेबल फ्यूचर। कभी कभी पेरेंट ने लोन दिया सब्सिडरी को और बोला रिटर्न मत करना, रख ले पैसा, तो उस केस में इट इज नॉट इन द नेचर ऑफ लोन, इट इज इन द नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी। तो बस फर्क ये रहेगा कि गेन लॉस आएगा सीएफएस के अंदर, बस वो गेन लॉस ओसीआई में दिखेगा। कहां दिखेगा? वो ओसीआई में दिखेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें अगर मैं समराइज करूं, देखो ये सब कब आएगा? जब आपने पढ़ा हुआ है पहले। अगर आप पहली बार इंडेक्स 21 सुन रहे हो मेरे साथ, चलो कुछ तो सुन लेते, तो भाई नहीं समझेगा, मैं रिवाइज करा रहा हूं, पढ़ाने में 6 घंटे लगते हैं मेरे को इसको। ठीक है, चैप्टर को पूरे, तो प्लीज ध्यान रखना, पढ़ा हुआ है तो आएगा। तो मैं इसमें क्या बोल रहा हूं, अगर आपका कोई इंटर कंपनी लोन गिवन लोन टेकन है तो उस केस में लोन गिवन लोन टेकन होगा एलिमिनेट, एक्सचेंज गेन सीएफएस में होगा पीएनएल के अंदर। लेकिन अगर वो लोन था नॉन रिटर्नेबल तो उस केस में वो एक्सचेंज गेन लॉस सीएफएस में
OCI-R में दिखेगा। ये सब का मैंने समरी दे रखा है, टेंशन मत लेना। आगे बढ़ जाते हैं, बढ़े आगे, आगे बढ़ो सर। अगर मैं एक लाइन में समराइज करूं, सिंपल है, CFS में एक्सचेंज गेन लॉस एलिमिनेट नहीं होएगा। सिर्फ एक ऐसा केस है जिधर एक्सचेंज गेन लॉस OCI-R में आएगा, जहां लोन इज नॉन रिटर्नेबल। बाकी सारे केस में एक्सचेंज गेन लॉस कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। ये समरी भी दे रखा है मैंने उसका, क्लियर, ध्यान रखना। अब इसी बात के ऊपर एक इलस्ट्रेशन नंबर 8 है, हाथों हाथ देख लेते, इधर आ जाओ। इलस्ट्रेशन नंबर 8, इलस्ट्रेशन नंबर 8 क्या बोलता है देखो। पेरेंट है, पहले ये देखना किसके लिए इट इज अ फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। पेरेंट है, पेरेंट का करेंसी क्या है? पेरेंट का करेंसी है, पेरेंट सोल्ड बॉटल्स टू जी इन यूरोस 12 lakhs। अच्छा ठीक है, आगे देखते हैं अपन। यूरो इज द करेंसी ऑफ जी, जी सब्सिडरी है, पेरेंट एम है, ठीक है। जी का करेंसी यूरो है, एम का करेंसी रुपीस है, ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। एम सोल्ड बॉटल्स टू जी, यूरो 12 lakhs, ठीक है। दीज कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ दीज वर 830 lakhs इन रुपीज इन द बुक्स ऑफ एम लिमिटेड एट द टाइम ऑफ सेल। नाउ द क्वेश्चन इज, जब ये सेल हुआ है, पेरेंट ने बेचा सब्सिडरी को, तो सेल प्राइस यूरोज में देके रखी है, इसका मतलब सेल यूरो में हुआ है। तो पहले सोच समझ के बताओ ठंडे दिमाग से, ये कौन से कंपनी के लिए फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन है? जस्ट टू टेल यू, एम का करेंसी रुपीज है और जी का करेंसी यूरोज है। सेल हुआ है यूरो में, किसके लिए इट इज अ फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन? वेरी गुड आंसर ध्रुव, कौशिका, दीप्ति, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड विशाल। इट इज अ फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन फॉर एम, क्योंकि उसके करेंसी में नहीं हुआ है। तो अब सॉल्व कैसे करेंगे सुन लो। सबसे पहले जी नॉर्मल परचेज बुक करेगा टू ट्रेड पेएबल, इसके लिए फॉरेन करेंसी नहीं है तो कोई रीमेजर नहीं करेगा। एम सेल बुक करेगा, और क्योंकि इसके लिए फॉरेन करेंसी है तो ट्रेड रिसीवेबल को करेगा रीमेजर। एक्सचेंज रेट चेंज हो गई है, बाद में जाके 85 हो गई है, तो उस पर रीमेजर करेगा, ठीक है, गेन आ गया। अब जब आप आओगे CFS के अंदर, तो ट्रेड पेएबल ट्रेड रिसीवेबल हो जाएगा एलिमिनेट, ठीक है। जो एक्सचेंज गेन है वो एलिमिनेट नहीं होगा, जो 24 लाख का एक्सचेंज गेन है वो ऐसे का ऐसे ही पड़ा रहेगा। ये हो गया, ये तो अपने को यही तो सिखाया मैंने आपको, बस इतना ही है, इतना ही है। इसमें एक चीज़ और एक्स्ट्रा है, क्योंकि ये आपस में गुड्स का सेल परचेज हुआ है, तो जो इन्वेंट्री है वो भी सेलिंग प्राइस पे पड़ी है, उसको कॉस्ट पे लाना पड़ेगा। तो आपकी जो इन्वेंट्री है वो पड़ी है 996 पे, ठीक है। कैसे आया सर? यहाँ से आया, पेरेंट के बुक से आया, सॉरी यहाँ से आया, कैसे भी आओ आ जाएगा आपको, बराबर यहाँ से आया 996 पे आपको इन्वेंट्री पड़ी होगी। अब इन्वेंट्री में क्या होता है, नॉर्मली व्हेन यू ट्रांसलेट, आप क्लोजिंग रेट पे ट्रांसलेट करते हो। तो इन्वेंट्री वाले केस में सिखाया था ना, जो कॉस्ट होगी वो डे 1 की वैल्यू और डे 1 का रेट, जो NRV होगा वो NRV का वैल्यू इंटू ईयर एंड का रेट, ठीक है। तो इसमें एक अजम्पशन है कि ये NRV मानी गई है इन्होंने, ईयर एंड का जो रेट पे कन्वर्ट करोगे वो NRV है, तो कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर तो रहेगा 996 पे। लेकिन क्वेश्चन में एक इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि वैसे ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से एम के लिए कॉस्ट वॉज 830, तो 996 पे आपका इन्वेंट्री दिख रहा है, कॉस्ट 830 है इसकी, जो एक्चुअल कॉस्ट है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, तो URP 166 का है, ये भी आपको एलिमिनेट करना है। कंसो PNL टू इन्वेंट्री 166। तो इसमें टोटल क्या क्या आया? सबसे पहले मैंने बोला एम के लिए फॉरेन करेंसी है, एम के बुक्स में गेन आया प्रॉफिट एंड लॉस में। CFS में ट्रेड पेएबल ट्रेड रिसीवेबल रफा दफा हो जाएगा, एक्सचेंज गेन रह जाएगा। उसके अलावा इन्वेंट्री पे URP एलिमिनेट हो जाएगा 166 का, बस दैट्स इट। ध्यान रखना है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ भी चुका है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं सर। अब कंसेप्चुअली और क्या बाकी है अपना, एक बार अभी बोर्ड नोट्स इसमें आ जाओ, नोट्स के अंदर। तो इंट्रा ग्रुप वगैरह हो चुका। अच्छा उसके अलावा कभी भी अगर आप किसी सब्सिडी को टेक ओवर करते हो, उसमें जो गुडविल आता है उस गुडविल का आप क्लोजिंग रेट पे रखना, ठीक है। क्योंकि सब्सिडी का जो असेट लाइबिलिटी है, अगर आप टेक ओवर कर रहे हो तो इट इज जस्ट लाइक टेकिंग ओवर अ फॉरेन ऑपरेशन। तो जब आप फॉरेन ऑपरेशन टेक ओवर कर रहे हो तो उसको आप क्लोजिंग रेट पे ट्रांसलेट करोगे, तो गुडविल बीइंग एन असेट उसको भी क्लोजिंग रेट पे ट्रांसलेट करना, इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके अलावा अब ये डिस्पोजल वाला पार्ट है, ये समझने के लिए आपको CFS आना चाहिए। CFS में होता था ना फुल डिस्पोजल, पार्शियल डिस्पोजल। अब इसमें बस एक बात ध्यान रखना, जब भी आप सब्सिडरी हो या एसोसिएट, एक लाइन में सम अप कर रहा हूँ, ये वाला लाइन में, सब्सिडरी हो या एसोसिएट, जब भी आप डिस्पोज करोगे तो उस सब्सिडरी का जो भी FCTR का बैलेंस दिख रहा है CFS के अंदर, वो होएगा रिक्लासीफाई वापस से। सपोज सब्सिडरी थी मेरे पास, तो मैं CFS में उसको टेक ओवर करके ट्रांसफर करके दिखा रहा था, उसकी वैसा है FCTR का बैलेंस। तो अगर वो सब्सिडी आपने डिस्पोज कर दी तो उसका जो FCTR का बैलेंस है वो होएगा रिक्लासीफाइड टू PNL। ऐसा क्यों? FCTR कहाँ जाता था?
OCI आर में जाया करता था वो, आर मतलब रिक्लासिफाइबल। तो अगर आपने वो सब्सिडरी ही बेच दिया तो उसका FCTR का बैलेंस होएगा रिक्लासिफाई, ये ध्यान रखना, पहली चीज। सेकेंड चीज, सपोज अगर वो मेरी 80% सब्सिडरी थी, ठीक है, और FCTR का बैलेंस मान लो 200 रुपया था, तो आप पूरा 200 रिक्लासिफाई नहीं करोगे। क्यों? अगर आपका 80% था तो NCI was 20%, दैट मीन्स आउट ऑफ दिस FCTR of 200 only 80% belong to you, that is 160 belong to you, 40 NCI का था। तो जितना आपको बिलोंग करता है ना, आप उतना ही करोगे रिक्लासिफाई, मतलब आप इसी की एंट्री मारोगे रिक्लासिफाई करने की, इतना ही आप करोगे रिक्लासिफाई व्हेन यू डिस्पोज ऑफ दैट सब्सिडरी। सेम लॉजिक फॉर एसोसिएट, अगर एसोसिएट डिस्पोज ऑफ करोगे तो उसके नाम का जो भी FCTR है वो करना पड़ेगा रिक्लासिफाई। एक ही लाइन याद रखना है इसके अंदर बस। इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, करवाऊंगा, टेंशन मत लो। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। आगे बढ़ते हैं सर, ये डिस्पोजल का हो गया। फिर ऐड डिफरेंस इन रिपोर्टिंग डेज काम का नहीं है, इनकम टैक्स की अपन ने बात कर ली। चलो अब आ जाओ, जो भी इस चैप्टर में पेंडिंग क्वेश्चंस है वो लाइन से देख के कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। मैंने वैसे कंसेप्ट के साथ काफी क्वेश्चंस कराए, बट जो बचे हुए फटाफट से करते हुए चलते, इधर आ जाओ, ठीक है। सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 8 अपन कर चुके, 9 कर लेते, इधर आ जाओ। बढ़िया सिंपल सा क्वेश्चन है, 4 मार्क का क्वेश्चन मेरे को दिख सकता है ये एग्जाम के अंदर, ठीक है। इधर आ जाओ। सबसे पहले पार्ट पेरेंट P 90% सब्सिडरी है, नाउ सेल्स इट्स एंटायर इन्वेस्टमेंट इन S फॉर 1500 lakhs, net assets of SR 1000, NCI in SS 100, cumulative exchange gain arising from P's ownership was 200, resulting from P's translation reserve in respect of S having a credit balance of 180। टोटल FCTR 200 था, उसमें से 90% पेरेंट का है, 90% मतलब 180 सिर्फ पेरेंट का है। अब आप कैसे एंट्री मारोगे देख लो, मैं आपको इधर एंट्री मार के दिखाता हूँ। वेन एवर यू डिस्पोज अ सब्सिडरी, डिस्पोजल की एंट्री क्या होती है? पैसा आता है तो बोलते हैं कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या क्या बाहर जाएगा, टू INA बाहर, तो INA करना होता है क्रेडिट। NCI बाहर करने का अपन डेबिट करते हैं तो NCI बाहर। क्या गुडविल GBP अमाउंट दे रखा है? नहीं सर, तो मान लो 0 होगा, तो होता है गुडविल बाहर, कुछ नहीं बोला तो 0 मान लेना। अच्छा, नेट असेट्स वर्थ मेरे ख्याल से 1000, NCI वॉज 100, कैश बैंक वॉज हाउ मच? कैश बैंक वॉज 1500, ठीक है। तो आपको आएगा गेन लॉस ऑन सेल, कितना गेन लॉस आ जाएगा आपको? मेरे ख्याल से आपको गेन लॉस आ जाएगा 600 रुपए का, ठीक है। पहला तो ये गेन आ जाएगा, फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री, क्योंकि आपने सब्सिडरी बेच दिया है तो जितना भी पेरेंट का हिस्सा था FCTR में वो होएगा रिक्लासिफाई, तो उसकी दूसरी एंट्री दैट विल बी FCTR अकाउंट डेबिट टू PNL, क्योंकि आपको वो रिजर्व का जो प्रॉफिट है वो PNL में बुक करना है, तो PNL क्रेडिट होएगा क्योंकि प्रॉफिट बुक करना है। तो कितना? 200 का 90% दैट इज 180, वो दिया हुआ भी था क्वेश्चन में, 180। तो वैसे आपका प्रॉफिट लॉस में कितना गया? एक तो 180 गया और एक 600 गया, 780 गया। इन्होंने कंबाइन करके दे रखा है, मैंने आपको अलग अलग समझाया। ये CFS आएगा तो ये एंट्री समझेगी, CFS छोड़ा हुआ है तो मुबारक हो, ठीक है। चलो आगे, 11 कर चुके, 12 कर चुके, 14 कर लेते हैं। 14 है ढंग का, 14 है ढंग का। आ जाओ इधर, क्या बोलता है सुन लेना। सबसे पहले 14 में बोलता है सप्लायर A enters into a contract with a customer B on 1st Jan 18 to deliver goods in exchange for a total consideration of 50 million and receives an upfront payment of USD 20 million। ठीक है सर, आपने कुछ सामान बेचा है, ठीक है, कंसिडरेशन 50 मिलियन है, अपफ्रंट कितना पैसा आ गया है? अपफ्रंट 20 मिलियन आ गया आपको, ठीक है। चलो, गुड्स आर डिलीवर्ड एंड रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड ऑन 31 मार्च 18। रेवेन्यू का बुक करना है 31 मार्च 18 को बुक करना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, 30 मिलियन इज रिसीव्ड ऑन 1 अप्रैल 18। अकाउंटिंग कैसे करेंगे? इधर आ जाओ, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले इस दिन पे जो एडवांस आया, सिंपल सी एंट्री, कैश बैंक टू एडवांस रेवेन्यू, ठीक है, 20 मिलियन इंटू 72 आज की रेट पे अपन ने रिकॉर्ड कर लिया। अब ये एडवांस रेवेन्यू मॉनेटरी है या नॉन मॉनेटरी? इट इज अ नॉन मॉनेटरी आइटम। आप लोगों से मॉनेटरी है तो नॉन मॉनेटरी है। क्यों मॉनेटरी? मतलब क्या? ऑब्लिगेशन टू पे और राइट टू रिसीव इन फिक्स्ड और डिटर्मिनेबल अमाउंट। ये मुझे किसी को पे ऑफ नहीं करना लायबिलिटी, ये तो मुझे पैसा आ गया, इसके बदले मुझे गुड्स या सर्विस देनी है, तो ये नॉन मॉनेटरी है, तो ये इसी वैल्यू पे रह जाएगा। फिर 31 मार्च को रेवेन्यू अक्रू होता है 50 मिलियन का। अब ये रेवेन्यू अक्रू कैसे करोगे आप? रेवेन्यू अक्रूवल का मतलब होता है ये जो एडवांस था ये आप रिवर्स करके रेवेन्यू में ट्रांसफर कर दोगे, तो ये तो इसी अमाउंट पे ट्रांसफर होगा रेवेन्यू के अंदर, पहला। दूसरा, जो बैलेंस 30 मिलियन अक्रू हुआ है
50 में से 20 तो मिल गया, बचा हुआ 30। अक्रूवल की एंट्री क्या रहेगी? रिसीवेबल टू रेवेन्यू। क्योंकि ये रिसीवेबल टू रेवेन्यू आज बुक कर रहे हो तो इसको आज की रेट पे रिकॉर्ड करोगे। मतलब रेवेन्यू में इस दिन पे 2 अमाउंट ट्रांसफर हुआ है, एक एडवांस का अमाउंट ट्रांसफर हुआ है, वो एडवांस के रेट पे ट्रांसफर हुआ है, और एक रिसीवेबल जो आपने आज ही बुक किया है वो ट्रांसफर हुआ है, वो आज के रेट पे ट्रांसफर हुआ है। तो टोटल रेवेन्यू कितना हो गया? इतना हो गया, खत्म कहानी। ये आपको ध्यान रखना है। इज दिस क्लियर? ध्यान रखना, रायता में फैला के आना है इसके अंदर। उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 15 इस सिंपल, एक कर लेना एक बार ये वाला पार्ट। इसमें सिर्फ एक पार्ट इंपॉर्टेंट है, जो गुडविल आएगा वो गुडविल, अरे तुम क्या करोगे, इधर ही आ जाओ, इधर आ जाओ। सिंपल है, आपको डेटा देकर रखा है 23 मिलियन अपन ने असेट एक्वायर किया, पीसी पे किया 17.5 और 70%, बाकी आपका एनसीआर रहेगा। तो पीसी प्लस एनसीआर माइनस आईएनए गुड्डू मिला। गुड्डू का ईयर एंड का रेट भी मांगा है आपसे, सॉरी ईयर एंड का वैल्यू। तो गुडविल को आप ईयर एंड पे क्लोजिंग रेट पे कन्वर्ट करोगे, तो क्लोजिंग रेट पे कन्वर्ट करना, वैल्यू मिल जाए गुडविल की, खत्म कहानी। ठीक है। उसके बाद सेकेंड पार्ट, यूआरपी का अमाउंट निकालना है। ये जस्ट आपने इलस्ट्रेशन नंबर 8 में किया था। इसमें देख लो सिंपल है, आपने गुड्स बेचा है 2.4 मिलियन का फॉर 4.2 मिलियन, तो यूआरपी का अमाउंट कितना हो गया? 1.8 मिलियन आपका यूआरपी हो गया। अरे क्या है पूछा था, खत्म हो गया, इतना ही है। क्लियर? डन सर। इलस्ट्रेशन नंबर 16, ओहो ये मेरे दिल के काफ़ी करीब है। क्यों? इसमें 109 और 21 दोनों आ जाएगा। ठीक है। इसमें क्या हुआ है, आपने लोन लिया है फॉरेन करेंसी में, तो क्या करने का, मजा आएगा सुनना इधर। सपोज आपने लोन लिया है कितना है? 6 मिलियन FCY। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ FCY? FCY मतलब फॉरेन करेंसी, दैट कैन बी एनीथिंग, रुपीज, डॉलर्स, यूरोस, कुछ भी हो सकता है, हमको नहीं पता क्या है, बस इतना पता है फॉरेन करेंसी है। तो 6 मिलियन मतलब 60 लाख का लोन लिया है। इंकर्ड इंक्रीमेंटल इशू कॉस्ट ऑफ 2 लाख। तो अगर कोई भी ट्रांजेक्शन कॉस्ट इंकर करते हो तो आप उसको लेस करते हो, लाइबिलिटी वाले केस में, असेट वाले केस में अपन ऐड करते हैं। लोन लेना एज अ फाइनेंशियल लाइबिलिटी तो लेस करेंगे अपन आगे। फिर बोलता है इसका इंटरेस्ट कितना है? 6 लाख FCY मतलब 10% इंटरेस्ट है, और मार्केट में रेट 12% है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है। फिर अपने को कन्वर्जन रेट देकर रखा है, फर्स्ट डे का कन्वर्जन रेट 2.5, ईयर एंड का 2.75, एवरेज रेट भी देकर रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपने को निकालना है, कैलकुलेट द इनिशियल मेजरमेंट अमाउंट ऑफ लोन, फाइनेंस कॉस्ट फॉर द ईयर, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एक्सचेंज गेन लॉस। ठीक है। चलो अब सॉल्व कैसे करना है सर इसको। सबसे पहली बात, चुपचाप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वाले स्टेप्स लगाने का इसके अंदर। सबसे पहला स्टेप 1, कैश फ्लोस। डे 1 पे इतना पैसा आया, 6 ईयर्स का लोन है, तो 6 साल अपन इतना कूपन भरेंगे और इतना प्रिंसिपल आएगा। प्रिंसिपल रीपेमेंट प्रीमियम पे होता है, तो प्रीमियम का अमाउंट दिया हुआ नहीं है इधर, सिर्फ बोला हुआ है कि प्रीमियम पे होएगा। कहाँ बोला हुआ है? ये देखो यहाँ प्रीमियम पे होएगा, अमाउंट नहीं बताया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। सर फिर फेयर वैल्यू कैसे निकालेंगे? आपको याद है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, अगर कोई CFI नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं है और कोई लेवल 1 इनपुट नहीं है, तो आप फेयर वैल्यू अज्यूम करते हो। ठीक है। तो यहाँ अपन फेयर वैल्यू अज्यूम कर लेंगे टू बी 58 लाख। कैसे? फेयर वैल्यू इज इक्वल टू ट्रांजेक्शन प्राइस माइनस ट्रांजेक्शन कॉस्ट। ठीक है। FL वाले केस में TC लेस करते हैं, FA वाले केस में TC ऐड करते हैं, ये FL है तो लेस करेंगे, 58 लाख आ जाएगा आपका। फिर EIR है, फिर आप LAT बनाओगे। जो LAT बनाओगे फिलहाल के लिए आप सब कुछ फॉरेन करेंसी में बनाओ। ठीक है। तो पहले बनाओ फॉरेन करेंसी में LAT 58 लाख, उस पर EIR, फिर रीपेमेंट, फिर क्लोजिंग, सब कुछ फॉरेन करेंसी में बनाया। अब क्या करना है, अगला स्टेप एक एक करके कन्वर्ट करेंगे। ओपनिंग वैल्यू को ओपनिंग रेट पे, इंटरेस्ट अपन ईयर के एंड में भरते हैं, तो कभी कभी काफ़ी बच्चे बोलेंगे सर मैं ईयर एंड के रेट ले लूँ, लेकिन ये प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है तो इसलिए हमने एवरेज रेट लिया इधर। ठीक है। रीपेमेंट आप करते हो ईयर एंड पे, तो ईयर एंड की रेट ले लेना, और क्लोजिंग पे आएगी क्लोजिंग की रेट। इंडिविजुअली सबको कन्वर्ट करो, तो ये ओपनिंग रहा, ये मेरा इंटरेस्ट रहा, ये रीपेमेंट रहा, ये क्लोजिंग आया, तो ओपनिंग प्लस इंटरेस्ट माइनस रीपेमेंट इतना आता है, जो कि क्लोजिंग से मैच नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपने हर एक को सेम रेट पे कन्वर्ट नहीं किया, तो डिफरेंस आया। ये डिफरेंस ही आपका एक्सचेंज गेन लॉस है। अब गेन एंड लॉस से कैसे मालूम पड़ेगा? आपने जब ओपनिंग प्लस इंटरेस्ट माइनस क्लोजिंग किया तो अमाउंट आया 145, जबकि रियल अमाउंट 162 है। लाइबिलिटी का अमाउंट ज़्यादा है, लाइबिलिटी 145 से दिख रही है 162 पे, ज़्यादा है। लाइबिलिटी ज़्यादा होना मतलब लॉस होता है, तो इसलिए एक्सचेंज लॉस। तो बस एंट्री मार देना फिर, जो भी एंट्री आपसे मांगी है। दैट्स इट। क्लियर है वाला पार्ट। इलस्ट्रेशन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 1 टाइम पास से देख लेना एक बार इसको। उसके बाद 4 कर चुका, क्वेश्चन 5 भी कर चुका। और ये सब करने के बाद एक बात बोलूँ आपसे, कह दूँ क्या आपसे? कह दो ना सर, कह दूँ आपसे, कह दो ना सर, कह दो ना, कह दो ना, यू आर मैं सोनिया, आ यू आर मैं सोनिया, ए के
एक के है भाई साहब, एक के है भाई साहब। खत्म हो गया भाई, इंडेक्स 21। काफी लोग इसके लिए वो थोड़ा रोते रहते हैं कि इंडेक्स 21 करवा दो, 21 करवा दो, ये ले 21 करवा दिया, ले बस खुश, पक्की बात, पिंकी प्रॉमिस, पिंकी प्रॉमिस सर। चलो